ट्यूमर सप्रेशर जीन। ट्यूमर सप्रेशर जीन्स हमारी बॉडी में P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट है। ये इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है ट्यूमर को सप्रेस करना। नॉर्मल सेल और प्रोटो ऑन्कोजिन जब ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको ऑन्कोजिन बनने से रोकना, यानी कि ट्यूमर बनने से रोकने का काम। दे नॉर्मली रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड हेंस डिक्रीजेस और सप्रेसेस द रिस्क ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। नॉर्मली ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट नहीं करते हैं तो सेल जो है फ्री हो जाता है फॉर द डिवीजन। सो जो ट्यूमर की रिस्क होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनका प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इंडिविजुअली P53 और रेटिनोब्लास्टोमा को देखने वाले हैं। P53 सेल साइकिल में जो G1 to S फेज है उसको कंट्रोल करता है। हम जानते हैं सेल साइकिल के 4 फेजेस हमने देखे हैं, माइटोटिक फेज, G1 फेज, S फेज एंड फाइनली G2 फेज। तो जो G1 से S फेज है उस फेज के रेगुलेशन के वहां पर एक चेक पॉइंट है जिसको हम P53 बोल सकते हैं। ठीक है, अभी P53 क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि देखो S फेज में आने के बाद डीएनए डिवीजन होना है फाइनली, तो जो G1 फेज से S फेज में डीएनए आने वाला है डुप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, वो डीएनए प्रॉपर बना है या नहीं बना है, क्या कोई डीएनए में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको चेक करने का काम क्या है? P53 का काम है। यानी कि वो डीएनए डैमेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको चेक करता है। अगर डीएनए उसको प्रॉपर मिलता है कि ये नॉर्मल डीएनए, तो वो सेल साइकिल को प्रमोट करता है और G1 से S फेज में डीएनए को सेंड कर देगा कि जाइए आप आगे और आगे जाके S फेज में डिवीजन करिए, तो सेल साइकिल नहीं रुकेगी। बट उसको अगर लगता है कि डीएनए डैमेज है, डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो गया, तो सेल साइकिल को उसी पॉइंट पर रोक देगा। ओके, चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज व्हाट विल P53 डू? इट विल स्लोज डाउन द सेल साइकिल। वो सेल साइकिल को स्लो डाउन कर देगा। कैसे स्लो डाउन कर देगा? वो इस पॉइंट पे आकर के सेल साइकिल को थोड़ी देर के लिए रोक देगा जब तक कि डीएनए को रिपेयर ना कर दे। अगर डीएनए रिपेयर हो जाता है, जो डीएनए डैमेज हुआ है, तो ठीक, कोई बात नहीं। और अगर डीएनए रिपेयर नहीं होता है तो वो उस पॉइंट पे एपोप्टोसिस कर देगा डीएनए का। सो P53 फर्स्ट ऑफ ऑल अब रेगुलेट्स द डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को वो बुलाएगा और उस साइट पे डीएनए का रिपेयर है वो स्टार्ट करवाएगा। अगर डीएनए रिपेयर हो जाता है तो बहुत अच्छा है सेल के लिए, बट अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, बहुत सारे डीएनए में म्यूटेशंस हो चुके हैं, तो फाइनली P53 क्या करेगा? उसका एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देगा। अब हम जानते हैं कि एपोप्टोसिस के लिए हमने बैक्स, BCL2 ये सब मैकेनिज्म डिटेल में देख चुके हैं। मैं आपको वापस उसी स्लाइड पे लेके चलूंगा जहां हमने मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस देखा था। इसमें हमने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया था। ये इंट्रासेलुलर डायग्राम है, इसमें हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करा था और मैंने इसमें आपको पूरा डिटेल में जब समझाया था। अभी हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखने वाले हैं जिसका अभी हमें यहाँ पे P53 पे रिलेटेड काम है, जैसे कि बैक्स और BCL2 का। अब बैक्स और BCL2 के लिए वापस मैं आपको इस डायग्राम पे लेके चल रहा हूँ। देखिए, जो P53 है वो क्या कर पाता है? वो बैक्स को स्टिमुलेट करता है और BCL2 को इनिबिट करता है। अब देखिए, अगर आप ये भूल गए या आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम C मिलता है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट रखने के लिए बैक और BCL2 इन सब का फंक्शन होता है। देखिए, जो BCL2 है, अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो साइटोक्रोम C लीक आउट नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से, और अगर ये BCL2 यहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका लीकेज हो जाएगा। और उस लीकेज को प्रमोट कौन करते हैं? बैक और बैक्स जो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और इसका हमको साइटोप्लाज्म में लाके फंक्शन क्या है? देखिए, हम क्यों साइटोक्रोम C को साइटोप्लाज्म में ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये कुछ प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली एपोप्टोसिस करवाएगा। अभी हमें यहाँ डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब हम वापस हमारे इसी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि देखिए, जो P53 जीन है
वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। कैसे इंड्यूस करता है? वो बैक्स का अप रेगुलेशन करेगा और BCL2 का डिसरेगुलेशन करेगा और डिस्ट्रप्शन करेगा, जिसकी वजह से फाइनली हमें सेल में क्या दिखेगा? सेल में हमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारा साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया से लीक होता हुआ दिखेगा और फाइनली वो साइटोक्रोम C एपोप्टोसिस करवा देगा। हमने यहाँ पे DNA का एपोप्टोसिस क्यों करवाया? क्योंकि जब P53 को पता चला कि DNA में बहुत सारा म्यूटेशन हो गया है, ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो हम इसको आगे एस फेज में नहीं भेज सकते। क्या हमारे सेल साइकिल में अगर हम म्यूटेटेड DNA को आगे एस फेज में भेज देंगे तो बहुत सारे सेल्स में म्यूटेटेड DNA प्रोड्यूस होगा और वो पूरा ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए P53 एक चेक पॉइंट है जो कि चेक करेगा कि DNA अगर ज़्यादा म्यूटेटेड हो गया है, ज़्यादा डैमेज हो गया DNA में, तो वो उसका एपोप्टोसिस कर देगा। अगर उसको लगता है कि बहुत कम डैमेज है, DNA रिपेयर हो सकता है, तो वो DNA रिपेयर एंजाइम्स का अप रेगुलेशन करता है, उन्हें बुलाता है, DNA को रिपेयर करवाता है और फिर वापस सेल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसलिए थोड़े समय के लिए वो सेल साइकिल को स्लो करता है क्योंकि ये सब प्रोसेसेस चल रही होती है। आप इसको P53 को इंडियन ट्रैफिक कॉप की तरह भी समझ सकते हैं। अगर कोई पर्सन आता है लाइक वो अल्कोहल पिया हुआ है तो उसको वो चेक करेगा, और अगर वो अल्कोहल ज़्यादा पिया हुआ है तो उसको फाइनली वो ले आएंगे जेल में, यानी कि उनका एपोप्टोसिस हो जाएगा। और अगर वो पर्सन कम अल्कोहल पिया है तो थोड़ी देर उसको वहीं बिठाएगा वो, ताकि उसका जो अल्कोहल का नशा है वो कम हो जाए, और जब भी वो ड्राइव करने के लिए कैपेबल होगा पर्सन, तो ये P53 जो हमारा ट्रैफिक कॉप है, इंडियन ट्रैफिक कॉप, वो उसको अलाउ कर देगा कि अब तुम्हें इतना हैंगओवर नहीं है, अब तुम यहाँ से इतना तुम्हें नशा नहीं, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यानी कि अपने आगे जो भी बात है उसके लिए प्रोसीड हो सकते हैं। ये एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाया ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है कि हमें जो भी ट्यूमर सेल्स है, अब ट्यूमर सेल्स में क्या होता है, इस P53 जीन का डिलीशन हो गया, ओके, और डिलीशन हो गया या म्यूटेशन हो गया। देखिए कैसे हो गया। हेंस फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन, अगर किसी सेल को ऑन्कोजीन्स को ट्यूमर फॉर्म करना है तो उन्हें ये P53 को वहाँ से हटाना होगा। क्यों? अगर P53 प्रेजेंट रहा तो ट्यूमर सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो जो ट्यूमर सेल्स है हमारी बॉडी में उस P53 को नॉकआउट कर देते हैं। अब देखिए, बोथ कॉपीज ऑफ P53 जीन मस्ट बी नॉकआउट, और इस फिनोमिना को हम नॉटसन टू हिट हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये टू कॉपीज का मतलब क्या है? देखिए गाइस, P53 जीन की एक सेल में 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अगर एक कॉपी डैमेज हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कॉपी नॉर्मली प्रेजेंट रहती है, वो भी यहाँ पे ये रेगुलेशन कर देती है। बट अगर दोनों कॉपीज जो है वो वहाँ से डैमेज हो गई या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, उनमें म्यूटेशन हो गया, तो फाइनली वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अब सेल में DNA डैमेज को रोकने वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर बॉडी में देखा जाए 50% कैंसर्स में हमें ये बहुत P53 जीन का कॉपीज का लॉस देखा जाता है। अगर एक कॉपी का लॉस होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर दोनों कॉपीज का लॉस हो गया 53, तो वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो कि इस चेक पॉइंट को देख पाए। सो इन 50% ऑफ द कैंसर्स इन द बॉडी वी कैन फाइंड लॉस ऑफ बोथ P53 जीन्स। ओके, अब मुझे आपको जर्म लाइन म्यूटेशन इस रिलेटेड बताना है। नॉटसन टू हिट हाइपोथेसिस क्या है, सेकेंड हीट सोमेटिक क्या होता है, ली फ्रॉमी सिंड्रोम क्या है, इसको हम पहले यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में P50 जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है। हमें पता है एक कॉपी कहाँ से आई है, मदर से, एक कॉपी कहाँ से आई, फादर से। बट अगर किसी इंडिविजुअल में जर्म लाइन म्यूटेशन है, तो जर्म लाइन म्यूटेशन के केस में उसे एक जीन P53 की कॉपी तो नॉर्मल मिली किसी एक पेरेंट से, बट जो एक जीन है उसकी बॉडी के सभी सेल्स में अफेक्टेड है। एक P53 जीन की कॉपी म्यूटेटेड है, अफेक्टेड है। इसकी वजह से उस पर्सन में इन फ्यूचर ली फ्रॉमी सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, पर्सन में सेकेंड सोमेटिक हीट हो रहा है, यानी कि एक जीन जो नॉर्मल थी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो अब देखिए ना, सेल में जो दोनों कॉपीज प्रेजेंट है P53 जीन की, दोनों ही कॉपी म्यूटेटेड है। अब मुझे आप बताइए कि अगर नॉर्मल सेल को मैं इस सेल से कंपेयर करूं तो किस इंडिविजुअल में
ट्यूमर प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है ऑलरेडी। इसमें यहाँ P53 प्रेजेंट है, ये नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने से रोकेगी, बट यहाँ कोई प्रेजेंट ही है, यहाँ कोई भी प्रेजेंट नहीं, इनमें तो म्यूटेशन हो गया, नॉकआउट हो गया इनका। सो इसी को हम नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें अगर जर्म लाइन म्यूटेशन में हमें इसीलिए ली फ्रॉमी सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी कि सेकेंड हिट सोमेटिक। और इन इंडिविजुअल्स में देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा सार्कोमास आर डेवलप। इन इंडिविजुअल में बहुत ही मल्टीपल टाइप के कार्सिनोमास और सार्कोमास डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी में P53 की जिनकी नॉर्मल 2 कॉपीज प्रेजेंट नहीं है, तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ शो करेगा। कोई अगर डीएनए डैमेज हो गया वो भी आगे सेल डिवीजन में चले जाएगा और फाइनली ट्यूमर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। और एक फैक्ट और मैंने यहाँ लिख के रखा है, हमारी बॉडी में जो 50% कैंसर्स डेवलप होते हैं उनमें हमें इन दोनों P53 जीन की कॉपीज का लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इन 50% ऑफ द कैंसर्स वी कैन फाइंड लॉस ऑफ बोथ P53 जीन्स। सो हमने P53 जीन का रेगुलेशन समझ लिया है, ये कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब हम समझने वाले हैं रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा भी G1 to S फेज जो सेल साइकिल का उसको रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 to S फेज। अगर सेल साइकिल को सेल को G1 फेज से S फेज में जाना है, सेल साइकिल को आगे बढ़ाना है, तो उसे रेटिनोब्लास्टोमा गवर्न करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हम ये पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये डायग्राम समझना है। देखिए, सेल G1 फेज में वो चाहता है कि वो S फेज में चले जाए। उसको S फेज में जाने से पहले रोकता कौन है? रेटिनोब्लास्टोमा। कैसे रोक रहा है? नॉर्मली सेल को G1 फेज से S फेज में जाने के लिए E2F की रिक्वायरमेंट होती है। E2F क्या है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ G1 फेज टू S फेज। और अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो सेल S फेज में चले जाएगा, बट इसको यहाँ पे ये होल्ड करके रखता है रेटिनोब्लास्टोमा, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अगर फ्रीली अवेलेबल होता तो सेल आगे बढ़ जाता, तो रेटिनोब्लास्टोमा ने इसको होल्ड करके रखा है। अब होल्ड करने से फायदा ये हुआ कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन है उसको ये रेगुलेट कर पा रहा है। और अगर ये इसको होल्ड करके नहीं रखता, फ्रीली यहाँ ये प्रेजेंट रहता, तो खूब सारे सेल्स कंटिन्यूसली G1 to S फेज में जाते हैं और बॉडी में ट्यूमर प्रोडक्शन हो जाता है, ट्यूमर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, तो अब ये रेटिनोब्लास्टोमा कब इस E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फ्री करेगा? जब हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल डिवीजन करेंगे। नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए सेल रेटिनोब्लास्टोमा को सिग्नल कैसे मिलेगा कि अब इसको रिलीज कर दो? स्टोरी फॉर्म में समझते जाइए तो बहुत ही अच्छे से चीज समझ में आएगी। सेल जब हाई एनर्जी स्टेट में होता है, सेल के पास सब प्रोटीन्स अवेलेबल है, डीएनए अच्छा वाला लेवल का प्रेजेंट है, नॉर्मल डीएनए प्रेजेंट है, तो सेल G1 to S फेज में जाने के लिए तैयार है। रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन हो जाए। फॉस्फोराइलेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेल हाई स्टेट में प्रेजेंट है, बहुत एनर्जी है, वो रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होगा तो E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और हमें पता है अगर वो यहाँ प्रेजेंट है तो G1 to S फेज में सेल मूव कर जाएगा, सेल साइकिल प्रोग्रेस कर पाएगी। ठीक है, तो मतलब रेटिनोब्लास्टोमा में हेल्प कब करी? इसने अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को रोका। कैसे रोका? यहाँ पे चेक पॉइंट की तरह प्रेजेंट था, G1 फेज को अनयूजुअली बिना कोई मतलब के S फेज में जाने से रोका। ठीक है, मैंने आपको जितना यहाँ समझाया ना वही यहाँ पे मेंशन करा है। इसी तरीके से पॉइंट्स में अगर यूनिवर्सिटी में मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, E2F इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन टू द S फेज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। RB होल्ड्स, रेटिनोब्लास्टोमा होल्ड्स ECF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब E2F रिलीज कब? E2F रिलीज होगा व्हेन RB रेटिनोब्लास्टोमा जीन इज फॉस्फोराइलेटेड बाय साइक्लिन D एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 कॉम्प्लेक्स। जब ये प्रेजेंट होंगे वो रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन कर देंगे और E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो रिलीज हो जाएगा और सेल जो है G1 to S फेज में चले जाएगा। ठीक है, अब ये ट्यूमर सेल में क्या होता है? ये हमने ये रेटिनोब्लास्टोमा का ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन देख लिया, कैसे ये नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बनने से रोक सकता है। बट अगर इस रेटिनोब्लास्टोमा का म्यूटेशन हो गया तो अब वो इस E2F फैक्टर को होल्ड करके नहीं रख पाएगा,
हमारे हर सेल्स में E2F फ्रीली अवेलेबल रहेगा, सेल इजीली G1 to S फेज में कंटिन्यूसली जाते रहेगी और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाएगा, कैंसरस कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। इसलिए रेटिनोब्लास्टोमा का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जब नॉकआउट हो जाता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी में। हैंस फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन बोथ कॉपीज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन मस्ट बी नॉकआउट। इसको बोलते हैं नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस। वही हाइपोथेसिस है मेरी बॉडी के नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल था, इसमें नॉर्मली 2 रेटिनोब्लास्टोमा जीन प्रेजेंट थी। अगर इसमें स्पोरेडिक म्यूटेशन होता है, देखिए ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल मेरी बॉडी का, इसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन प्रेजेंट है एक मदर से आई है एंड एक फादर से आई है, ओके। बट मैं इसमें स्पोरेडिक म्यूटेशन की बात करूं, जो कि किसी पर्सन में जर्म लाइन नहीं है, फ्रॉम दी बर्थ नहीं है, ये जीन नॉर्मली प्रेजेंट थी, बट इन दोनों जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा उस पर्सन में, स्पोरेडिक म्यूटेशन हम इसको बोलेंगे। दोनों जीन नॉर्मल जो जीन थी वो म्यूटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से पर्सन में रेटिनोब्लास्टोमा डेवलप हो जाएगा। अब वो रेटिनोब्लास्टोमा किस टाइप का होगा मैं अभी आपको बताने वाला, ठीक है। नॉर्मल सेल और स्पोरेडिक म्यूटेशन में आप डिफरेंस बता पाएंगे? सिंपल है, नॉर्मल सेल में दोनों कॉपीज नॉर्मली प्रेजेंट थी, स्पोरेडिक म्यूटेशन में दोनों कॉपी का म्यूटेशन हो गया। अच्छा ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊं, ये सेल में जो है ना जर्म लाइन म्यूटेशन का, जर्म लाइन म्यूटेशन में मुझे इस टाइप के सेल्स ड्रॉ करना है। अब इस टाइप के सेल्स में मुझे जर्म लाइन म्यूटेशन है, यानी कि सिंस बर्थ इसे मिले कुछ अफेक्टेड कॉपीज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। तो अब बताइए मुझे इसमें कितनी कॉपीज जो है अफेक्टेड मिली सिंस बर्थ? ओनली 1। आइदर फ्रॉम वन पेरेंट इसको एक अफेक्टेड कॉपी मिली है P53 जीन की। इस अफेक्टेड कॉपी के कारण जर्म लाइन म्यूटेशन इसमें प्रेजेंट है, एक कॉपी इसकी बॉडी में नॉर्मल है। बट अब इस इंडिविजुअल में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर ये सेकेंड हीट होता है, इस नॉर्मल जीन का ट्यूमर, इस नॉर्मल जीन का म्यूटेशन होता है, तो वो दोनों कॉपीज जो है वो म्यूटेटेड प्रेजेंट होगी और इस पर्सन में ट्यूमर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अगर सेकेंड कॉपी अफेक्ट होती है तो हमें रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी कहा कि इसमें इस तरीके का म्यूटेशन प्रेजेंट है तो भी रेटिनोब्लास्टोमा होगा। अब डिफरेंस क्या है, आइए वापस इधर देखिए। स्पोरेडिक म्यूटेशन होता है तो बोथ हीट्स आर सोमेटिक, ठीक है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा। इसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा हो रहा है वो यूनिलैटरल है। एंड व्हेन जर्म लाइन म्यूटेशन की हम बात करें तो इन जर्म लाइन म्यूटेशन सेकेंड हीट इज सोमेटिक। हमें जो सेकेंड हीट देखा था वो सोमेटिक था। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेमिलाइल, बायलेटरल, फेमिलाइल या बायलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। तो इसको फेमिलाइल रेटिनोब्लास्टोमा भी बोल सकते हैं, बायलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा भी बोल सकते हैं, और ऐसा हमें ऑस्टियोसार्कोमा के केस में भी दिखेगा। सो आपको याद होना चाहिए कि हमें यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा कौन से म्यूटेशन में दिख रहा है, स्पोरेडिक म्यूटेशन, और फेमिलाइल रेटिनोब्लास्टोमा के कब देखने को मिल रहा है, जर्म लाइन म्यूटेशन। जेनेटिकली उसको एक अफेक्टेड जीन मिली थी, ये देखिए अफेक्टेड जीन उसको जेनेटिकली मिली है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक सोमेटिक म्यूटेशन और होगा, इजीली चांसेस है फेमिलाइल रेटिनोब्लास्टोमा पे। स्पोरेडिक म्यूटेशन में क्या होता है, बोथ जीन्स जो है ना उसी दोनों जीन्स के सोमेटिक म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से उसको यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा हुआ। सो गाइस, ये मैंने आपको बहुत ही हाई एल्ड कंटेंट बताया है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, जिसमें मैंने आपको P53 जीन समझाया। P53 जीन में मैंने बताया कि कैसे वो इस सेल साइकिल के G1 to S फेज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और रेटिनोब्लास्टोमा वो भी G1 to S फेज को किस तरीके से रेगुलेट करता है। थैंक यू सो मच।